Hello, good morning to students, to all the medical aspirants especially. हाँ, so how is the study going? अच्छा चल रहा है? Family and your studies all good? आप कैसे हो? ठीक हो? ठीक है, तो आज प्रीवियस क्लास में जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से कैच ऑन करते हुए चलते हैं. सो द टॉपिक वाज मलेरिया. हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे थे? मलेरिया के बारे में. मलेरिया की लाइफ साइकिल, हाउ दे इन्फेस्ट इन आवर ह्यूमंस, कैसे वो इन्फेस्टेशन करते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड कैसा होता है, कहाँ पे वो खुद को जा करके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अपने सेल नंबर्स को बढ़ाते हैं. तो देखते हैं, सुनते हैं बेसिकली. लेट्स हियर इट आउट. तो जैसे कि हमारे जो प्लाज्मोडियम, हाँ, कुछ हमारे जो डिजीजेज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? प्रोटोजोअन्स के थ्रू भी होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा किसके बारे में? मलेरिया के बारे में. तो इसमें जो डिजीज होती है ये बहुत ही लंबे टाइम से, ये मतलब बहुत फॉर मेनी ईयर्स ह्यूमंस आर फाइटिंग विद दिस डिजीज, और स्टिल अभी भी क्या है ये डिजीज, मतलब वी कांट प्रिवेंट इट. देखो, डिजीज का ट्रीटमेंट करना इट्स ओके फाइन, दैट्स विल बी डन, बट अगर आप उस डिजीज को होने से ही प्रिवेंट कर दो तो आपकी इम्यून सिस्टम बची रहेगी, आपकी इम्यून सिस्टम एज इट इज़ रहेगी ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगी. तो बहुत लंबे टाइम से ह्यूमंस इसके लिए फाइट कर रहे हैं कि मलेरिया का कोई या फिर डेंगू का कोई आपका प्रिवेंशन आ जाए. प्रिवेंशन बोला जाता है, स्टैग्नेंट वाटर को नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसा कोई अगर वैक्सीनेशन के फॉर्म में आ जाता तो और भी अच्छा होता है ना. ओके, तो प्लाज्मोडियम क्या होते हैं? तो एक टाइनी प्रोटोजोअन्स होते हैं जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीमारी के लिए. तो डिफरेंट स्पीसीज के हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया. तो आपके जो सबसे ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया होता है, और जो सबसे मैलिग्नेंट मलेरिया होती है वो कौन करती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है एंड ये समटाइम्स फेटल भी होती है. डैट मीन्स इट लीड्स टू डेथ, मतलब इससे इंसान मर सकते हैं. उसके तो अब हम देखते हैं कैसे हमारा प्लाज्मोडियम जो होता है बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड हाउ इट्स लाइफ साइकिल इनसाइड आर द होस्ट. तो प्लाज्मोडियम क्या होती है? बॉडी के अंदर एंटर करती है किसके फॉर्म में? एज स्पोरोजोइड्स. मतलब जो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रही है उसको क्या टर्म दिया गया है? स्पोरोजोइड्स, मतलब कि इन्फेक्शियस फॉर्म में एंटर करती है. और किसके थ्रू? कौन सी मस्किटो काटती है? तो फीमेल एनीफिलीज मस्किटो. तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनिशियली क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं खुद को लिवर सेल्स में, एंड देन हमारे आरबीसीज पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे आरबीसीज का रप्चर होने लगता है. रप्चरेशन होने लगता है जब आरबीसी का, तो उससे क्या होता है? हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होने लगते हैं. अब देखो, सबसे पहले समझो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो आई, मुझे उसने काटा. उसके अंदर क्या थे? लाइव प्लाज्मोडियम थे जो स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में थे. वो पहुंचेगी कहाँ? थ्रू ब्लड, वो लिवर के पास पहुंचेगी. लिवर सेल में क्या करेगी? वो खुद को पहले मल्टीप्लाई करेगी, मतलब खुद को ग्रो करती है. देन वो आरबीसीज पे अटैक करती है, और जब वो अटैक करती है तो वहां से जब अटैक करेगी तो किसको भी चीज़ क्या होगा? रप्चर होगा, मतलब फट जाएगा. तो उसके रप्चर होने की वजह से वहां पे क्या होते हैं? कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोजोइन बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? आपको ठंडी लगती है और ये फीवर करते हैं, मतलब 3 से 4 दिन, मतलब हर दिन आपको, मतलब लेकिन 15 डेज कभी कभी चलता है किसी लोगों में, मतलब ये जल्दी खत्म ही नहीं होता है. अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटे, जैसे कि मान लो मेरे घर में मुझे मलेरिया हो गया, तो मुझसे क्या किसी और को हो सकता है? ये देखते हैं. तो हम इन्फेक्टेड पर्सन मैं हुई, मुझे कटा, तो ये पैरासाइट्स इंटर कर सकते हैं मॉस्किटो के बॉडी के थ्रू, और ये फर्दर डेवलपमेंट कर सकते हैं. तो ये पैरासाइट्स क्या होते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. हाँ, बट ये विद इन कुछ मिनट्स के अंदर काटने चाहिए, ऐसा नहीं. इसलिए कहा जाता है कि जो मलेरिया या फिर डेंगू जिसे भी होता है, डेंगू, उनको सेपरेट करके, आइसोलेट करके, मॉस्किटो नेट लगा करके उसमें सुलाया जाता है. बिकॉज मुझे हुआ है, सो आई नो इट. और क्योंकि जब मुझे हुआ था ना, तो मेरे फैमिली में उससे पहले सबको हो रहा था और फिर मुझे हो गया. तो मतलब वो पूरे सबको ही हुआ. आई डोंट नो, मतलब इतना प्रिवेंशन करने के बाद भी सब अलग अलग सोते थे, फिर भी हो जाता है. तो आगे देखते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है ना. लाइक द मेन लाइक प्रॉब्लम वाज मॉस्किटोज आर लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज आर देयर, कुछ ज़्यादा ही है. ठीक है, आगे देखते हैं. तो पैरासाइट्स क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और क्या बनाते हैं? स्पोरोजोइट्स बनाते हैं, और ये स्टोर हो जाते हैं हमारे किस में? सेलिवरी ग्लैंड्स में. और जैसे ही ये मस्किटोज क्या करते हैं? ह्यूमंस को काटते हैं, तो स्पोरोजोइट्स क्या होता है? उसके भी बॉडी में चला जाता है, मतलब कि इससे हमारे जो
इवेंट्स थे वो फिर से शुरू हो जाते हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग है कि मलेरियल पैरासाइट को रिक्वायर होती है 2 होस्ट की, एक ह्यूमन की और एक मॉस्किटोज़ की, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या होती है उसके लिए वेक्टर होती है, मतलब ट्रांसमिटिंग एजेंट भी होती है साथ साथ। अब एक चार्ट है, देखते हैं समझते हैं उसको, जो आपके स्टेजेस लाइफ साइकिल उसके बता रहे हैं। एक ह्यूमन होस्ट कैसे काम करता है और मॉस्किटो होस्ट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक मच्छर ने काटा, सबसे ऊपर जो डायग्राम है, जो मॉस्किटो बाइट कर रहे हैं ह्यूमन में, अनदर ह्यूमन स्पोरोजॉइट्स, और वो सबसे पहले क्या करती है, काटती है। वहां से पैरासाइट्स जो स्पोरोजॉइट्स थे वो क्या करते हैं, लिवर सेल्स के पास पहुंचते हैं। फिर पैरासिटिक क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली हमारे लिवर सेल्स में, और फिर बर्स्ट करते हैं हम अपने सेल को और रिलीज कर हो जाते हैं किसमें, ब्लड्स में। फिर ब्लड में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे पैरासाइट्स क्या करते हैं, फिर से खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली आरबीसीज में, और वहाँ से आरबीसीज को बर्स्ट करवा देते हैं एंड रिलीज होती है वहाँ पे क्या, तो आपके हीमोजोइन। और बेसिकली हीमोजोइन जब रिलीज हो रही है तो साथ ही साथ आपको फीवर्स होंगे, चिल्स होंगे, और ये देखने को मिलता है। फिर यहाँ से जब आपके फिर यहाँ से इसके सेक्सुअल स्टेज भी स्टार्ट हो जाते हैं, जो अपने गैमेटोसाइट्स को बनाते हैं, जो कि आरबीसीज में ही डेवलप करते हैं प्लाज्मोडियम, तो मेल और फीमेल। फिर वहाँ से क्या होता है, आपकी गैमेटोसाइट्स, फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, गैमेटोसाइट्स को ब्लड के थ्रू, मतलब अपना खाना समझ करके आती है, ले जाती है। फिर जैसे ही वो मॉस्किटो के अंदर पहुंचती है तो मॉस्किटो में क्या होती है, उसके गट में, मॉस्किटो के गट में उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो भी मेल और फीमेल गैमेट उसके रहते हैं। एंड देन उसके क्या बन जाते हैं, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज वाले स्पोरोजॉइट्स, एकदम पूरे उसके ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड से फिर रिलीज होते हैं, और फिर अगर वही दूसरे इंसान को काटेगा तो मलेरिया हो जाएगी। मतलब क्लियर हुआ। सबसे पहले एक नॉर्मल मच्छर आया, मेरे घर में भी किसी को नहीं था, मुझे काटा, दैट वाज फीमेल एनोफिलीज एंड शी वाज अ वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो आई, मुझे काटी, मेरे लिवर सेल्स पे क्या गए, और वो स्पोरोजॉइट्स गए, वो वहाँ जाकर ये खुद को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर उसके बाद तब वो वहाँ से ब्लड में पहुंचे, ब्लड में भी क्या किया, उसके बाद तब उन्होंने भी वहाँ पे भी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन है जो क्या कहते हैं कर रहे थे, और देन वहाँ से वो आरबीसीज में टॉक्सिन्स रिलीज की, जिसकी वजह से हमें फीवर्स, चिल्स देखने होता है। अब कोई अगर मच्छर मुझे काटता है तो वो मच्छर क्या करेगा, जो भी सेक्सुअल स्टेज में जो फीमेल गैमेटोसाइट है और मेल गैमेटोसाइट है, वो दोनों ही उसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो एक तरह से मील है उसके लिए ब्लड, उसे क्या पता कि मैं इन्फेक्टेड हूँ। तो वो अगर काटती है मुझे तो वो काट करके, और फिर उसका जो रिप्रोडक्शन स्टेज होता है वो कहाँ होता है, मॉस्किटो के गट के अंदर, और सारे को स्टोर कहाँ करके वो रखते हैं, अपने सेलिवरी ग्लैंड्स में। इसीलिए मॉस्किटो उसको फिर से ट्रांसमिट कर सकता है अनदर पर्सन तक भी। तो ये आपका था किसका, मलेरिया। मलेरिया का, हाँ, तो मलेरिया के बारे में, पर उसका जैसे कि ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, तो हाँ, एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं। देखो बेटा, सब में अगर वायरल है तो एंटी वायरल देते हैं। हाँ, उसके अंदर भी लाइक ऑफ कोर्स उसके अंदर भी क्लासिफिकेशंस होती है पूरी, बट यू डोंट हैव टू गो दैट मच कि पूरी क्लासिफिकेशंस ड्रग्स की नहीं पढ़नी है। अब आते हैं एंट अमेबा हिस्टोलिटिका। ये भी एक प्रोटोजोन पैरासाइट होती है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन ह्यूमन में जहाँ पे क्या करती है, एमेबिएसिस करती है, जिसको हम लोग एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं। इसके सिम्टम वही देखने को मिलता है आपको, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्डोमिनल पेन होती है, क्रैम्प्स होती है, और साथ ही साथ स्टूल जो होता है एक्सेस म्यूकस के साथ प्रोड्यूस होता है, और साथ ही ब्लड क्लॉट्स देखने को मिलते हैं। और ये कौन मैकेनिकल कैरियर इसका कौन है, तो हाउस फ्लाई है। और इसमें जो सीवियरली ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं हमारे पैरासाइट फीसेज से, इन्फेक्टेड मतलब फीसेस जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन का, उससे फूड टू, और फूड प्रोडक्ट्स में भी ये हाउस फ्लाई इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो एमेबियासिस इस तरीके से होता है, मतलब हाउस फ्लाई जो मक्खी देखते हैं ना, लाइक बहुत खराब लगता है, अगर वो कहीं बैठ जाए तो मतलब खाने का नहीं मन होगा, या फिर मतलब उसको टच करने का भी मन नहीं होता है, लाइक दैट टाइप। हाँ, तो सही में रीज़न है इसके, कहीं भी बैठ जाती है ना, लेकिन होती है, क्या कर सकते हैं, वी कांट। तो ये क्या करते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर, कंटामिनेटेड फूड, फीकल मैटर से अगर होती है तो ये सबसे मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यही होते हैं। अब फिर आते हैं एस्केरियासिस। एस्केरियासिस क्या होता है, तो ये हमारा कॉमनली राउंड वॉर्म और वुचरेरिया दी फलेरियल वॉर्म इसे बोला जाता है। तो कुछ हमारे हेलमिंथ्स वाले भी थे, जिसमें हमारे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पैथोजेनिक होते हैं मैन के लिए। जैसे एस्केरियासिस जो होता है ये हमारे इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एस्केरियासिस करते हैं। सिम्टम यही होता है, इसमें आपको इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया,
और इंटेस्टाइनल पैसेज को ये ब्लॉक कर देती है। जो एग्स होते हैं वो आपके फीसेस के साथ निकलते हैं, जो इस पैरासाइट्स के जो एग्स होते हैं। अगर लार्ज नंबर ऑफ, जैसे कहते हैं ना पेट में कीड़ा हो गया है, सुना होगा कभी, हाँ, तो डैट वाज एस्केरियासिस। ठीक है, यही एस्केरियासिस ही रहती है हेलमिंथ फैमिली की। तो उस फीसेस के साथ इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ वो निकल जाता है फीसेस के साथ, जो कि कंटामिनेट करती है सॉइल को, वाटर को और प्लांट्स को भी। और हेल्दी पर्सन में क्या होता है, तो ये पैरासाइट मतलब एक्वायर कर लेते हैं इन्फेक्शन को कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू या फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के थ्रू। मतलब कि अगर ये जा रही है कहाँ, हमारे सॉइल में, तो सॉइल से ही वापस वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे पास ये पहुंच जाती है। तो एस्केरियासिस इसी तरीके से होती है। फिर हमारे आते हैं वुचरेरिया। तो यहाँ पे एक एलिफेंटिएसिस भी दिखाया गया है लोअर लिम्स में। दैट वाज लाइक वेरी क्रूशियल स्टेज फॉर ह्यूमंस। मतलब सोचो एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको इतना परेशान कर सकता है, दैट विल लीड टू डेथ, मर सकते हैं। तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी वी ऑल नीड अ इम्यूनाइजेशन फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीजेज। इंसान को इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन, गवर्नमेंट मस्ट वर्क ऑन दिस, कि अगर इसकी वैक्सीन हो जाएगी, मतलब मोस्ट ऑफ द डिजीज़ की अगर वैक्सीनेशन अगर हो जाती है, तो अगर इंसान रेगुलर अगर एक्सरसाइज करता है, मेडिटेट करता है, द इंडिविजुअल विल बी हैप्पी। और उसके बाद तो हमें ड्रग्स की ज़रूरत ही नहीं है ना, वी डोंट नीड मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि मेडिसिन से हमारा डिपेंडेंसी ख़त्म हो। हाँ, मैंने कुछ शायद गलत बोला होगा मे बी, बट आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, जो मुझे बताया गया मैंने वही बोला है। अब देखते हैं। सो वुचरेरिया, और जिसको हम लोग डब्लू बैन क्रॉफ्टी बोलते हैं, एंड वुचरेरिया मलाई। तो ये आपके फिलेरियल वर्म जो होते हैं, ये क्या करते हैं, स्लोली डेवलप करने लगते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्रोनिक इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। ठीक है, क्रोनिक और एक्यूट का मतलब, एक्यूट मतलब जो आपको तुरंत हुआ, रिसेंट टाइम में ही खत्म हो गया। क्रॉनिक जो बहुत लंबे समय तक जाता है, मतलब फॉर अ लॉन्ग पीरियड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉनिक बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। ये वर्म्स जो करते हैं आपके किस और मतलब बेसिकली आपके ऑर्गन्स में, जहाँ वो रह रहे हैं बहुत सालों तक। सबसे ज़्यादा कहाँ करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में करते हैं, हमारे लोअर लिम्स में। और ये डिजीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं फिर, एलिफेंटिएसिस या फिर फिलेरियासिस। अब देखो बेटा, फिलेरियासिस में क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है एज कंपेयर टू एलिफेंटिएसिस इट इज़ मिनिमम, वो उससे कम होती है। देखते हैं उसके जेनाइटल ऑर्गन्स भी इसके साथ साथ अफेक्ट हो जाते हैं। और इसमें ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ देखने हो। ग्रॉस डिफॉर्मिटी का मतलब समझते हो, मतलब देखने लायक अलग है वो। डिफॉर्मिटी क्या होती है, जैसे कि मेरे लाइक वी हैव द फिंगर्स लाइक दिस, बट मान लेते हैं ये फिंगर कुछ इस तरीके से हो जाए, तो दिस इज अ डिफॉर्मिटी। मतलब कि नॉर्मल आपका एनाटमी ये नहीं है। जैसे ये लेप्रेसी के पेशेंट्स में होता है, क्लॉ हैंड इसे बोलते हैं, दे हैव अ क्लॉ हैंड। मतलब ये पूरा ऐसे ही स्टिफ हो जाती है और ये पूरा अंदर की तरफ ऐसे निकल जाती है और फिंगर्स बिल्कुल ऐसे रहते हैं। और यू हैव टू डू दिस, ये पूरे इनके हाथ को ऐसे सीधा करना पड़ता है लाइक दिस। तो एलिफेंटिएसिस में भी क्या होता है, आपको डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है। तो ये पैथोजेंस जो होते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं हमारे हेल्दी पर्सन से और थ्रू बाइट, मतलब फीमेल मॉस्किटो वेक्टर के थ्रू ये भी ट्रांसमिट होते हैं। तो इससे भी हमें बच के रहना चाहिए। बहुत प्रॉब्लम है ना, वेक्टर्स ऐसे ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखते हैं। कुछ हमारे फंजाई भी है जो कि हमारे माइक्रोस्पोरम जेनेरा से बिलोंग करते हैं, जीनस से, जिसमें हमारे ट्राइकोफाइटन और हमारे एपिडर्मोफाइटन है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, हमारे रिंग वॉर्म को करते हैं। बहुत लोगों को ये रिंग वॉर्म इन्फेक्शन मतलब स्किन पे हुई होगी बट पता नहीं होगा। लॉट्स ऑफ पीपल हैव, ये नॉर्थ में बहुत कॉमन है। हमारा मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस ये मैन में ही देखने को मिलता है। हमारी ड्राई और स्किली स्किन्स हो जाते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी जैसे कि स्किन, नेल्स और स्काल्प। बचपन में भी बच्चों को ये रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है। तो ये हमारे मेन सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए ना एक बीमारी आती है रिंग वॉर्म, मतलब जैसे कह सकते हैं माइक्रोस्पोरम, या फिर माइक्रोस्पोरम जो भी जेनरा की लाइक जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं, यू कैन ट्रीट विथ वन ऑइंटमेंट, OTC मतलब ओवर द काउंटर ड्रग है वो, ओनाबिट, बता ही देती हूँ, अच्छा है, ओनाबिट है, उसका सोप भी यूज़ कर सकते हो। दिस वॉज टोल्ड बाई माई टीचर, ये मेरे टीचर ने ही मुझे बताया था, एंड इट इज़ लाइक वेरी गुड, बहुत अच्छा, उसका रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आता है। मतलब मैंने जितने भी लोगों को रिकमेंड किया है, डेट इज़ वेल एंड गुड टू देम, मतलब वो अच्छा रहा है।
ओनाबिट, ठीक है, ओनाबिट आप यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर मतलब घर में भी किसी को जान रहे हो, किसी को अगर रिंगवॉर्म का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो फंगल इन्फेक्शन में वो क्योर कर देती है। हाँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट कंप्लीटिंग द कोर्स। सबसे पहले तो आप कोर्स कंप्लीट करो। अगर 15 डेज़ का है, मतलब जैसे कि मान लो आपको वो लगभग 1 महीने से है, तो 1 महीने से है तो एटलीस्ट आपको 15 डेज़ टू 20 डेज़ उस ऑइंटमेंट को लगाना पड़ेगा। ग्लेनमार्क कंपनी की आती है एंड इट इज़ गुड। ओके, सो आगे देखते हैं। हाँ, बट फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर ऑफ योर एलर्जीज। अगर कोई एलर्जी है तो मत लेना, कंसल्ट अ डॉक्टर देन टेक इट। क्योंकि आप एलर्जी का अगर पेशेंट हो तो अगर आप ऐसे ही ले लेते हो, अगर आप उसको केमिकल से एलर्जी हो जाती है तो यू विल गेट मोर सीवियर। सो अगर किसी चीज़ से अगर आपको ऑलरेडी पता हो यू आर एलर्जिक टू समथिंग, प्लीज़ अवॉइड इट। तो ये आपके क्या होते हैं, मेन कुछ सिम्टम्स होते हैं आपके डिजीजेस के। तो ये जो लीजन्स होता है आपको इसमें बहुत ईचिंग होगी, इसमें हीट और मॉइस्चर जो होते हैं, हीट और मॉइस्चर की वजह से ये फंजाई क्या करते हैं, ग्रो कर पाते हैं, जो कि हमारे स्किन फोल्ड्स को क्या कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्राई करने लगते हैं। ग्रॉइन और टोज के बीच में भी कभी कभी हो जाता है। तो रिंग वॉर्म्स जो जनरली क्यों होता है, तो हमारा या तो सॉइल की वजह से या फिर टावल्स, क्लोथ्स और इवन कॉम्ब हम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का यूज़ करते हैं। तो डैट मीन्स शेयरिंग इज नॉट केयरिंग विथ योर पर्सनल थिंग्स। मतलब शेयरिंग हमेशा केयरिंग नहीं होती है, कुछ पर्सनल थिंग्स को आपके शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, तो हमारे मेंटेनेंस होनी चाहिए पूरी पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, वो काफ़ी ज़रूरी होता है कोई भी आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो और कुछ पर्सनल हाइजीन भी ज़रूरी है जिसमें आप अपनी बॉडी को क्लीन रखें। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सबसे मेन चीज़, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एवरीथिंग। पब्लिक हाइजीन में भी प्रॉपर डिस्पोजल करें वेस्ट का और एक्सक्रीटा का। साथ ही साथ पीरियोडिक क्लीनिंग करें, डिसइंफेक्शन करें अपने वाटर रिजर्वायर्स का, पूल्स का, सेस पूल्स का, टैंक्स का, ये सारी चीज़ों का। मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ हाइजीन पे आप अगर टिके हैं तो यू विल गेट लेस डिजीज। तो ये सारे कुछ एसेंशियल मेजर्स है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट से हम क्या कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। बट कितना बचाएंगे? सो वी नीड अ वैक्सीनेशन अगेंस्ट दीज डिजीजेज। जैसे टीबी है, टीबी के लिए भी होना चाहिए, मतलब आई थिंक इन्फ्लुएंजा के लिए भी होना चाहिए। मैं तो अब सोच रही हूँ कॉमन कोल्ड के लिए भी होना चाहिए। द रीज़न इज़ कि कॉमन कोल्ड से आधे से ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, क्लासेस उनकी छूटती है, वो नहीं आते हैं क्योंकि कॉमन कोल्ड है। मैम मैम कैसे आए, पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे तो आके मैम क्या करें, ये सारा रिएक्शन होता है। तो व्हाट टू से। तो इन्फेक्शियस एजेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फूड और वाटर की, तो जैसे कि टाइफाइड में, एमएबीएसिस में और स्केरियासिस में। जैसे कि एयरबॉर्न डिजीज जैसे कि निमोनिया हो गए, कॉमन कोल्ड हो गए। उसके अलावा या तो आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ क्लोज कांटेक्ट हो जाए या फिर उनके बिलोंगिंग्स को भी आप उन्हें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मलेरिया हो गया या फिर फेलेरिसिस हो गया, ये आपके इंसेक्ट वेक्टर्स इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको कंट्रोल करें और एलिमिनेट करें वेक्टर्स को और उनके ब्रीडिंग प्लेसेस को, है ना। जैसे बोला जाता है कि पानी खड़ा नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर अगर पानी है तो उसमें केरोसिन ऑयल डाल दो। अगर बाहर में आपके कहीं पे कचरा वचरा है तो उसमें केरोसिन, ताकि इंसेक्ट मतलब वहाँ पे मच्छर, मॉस्किटो के एक्स लार्वा या फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसे होगा, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर को हम अवॉइड करें और साथ ही साथ अपने रेसिडेंशियल एरिया के भी आसपास रेगुलर क्लीनिंग कराएं। हाउस होल्ड के कूलर्स को, मॉस्किटो नेट का हम इस्तेमाल करें। साथ ही साथ फिशेज लाइक जैसे कि आपके गैम्बूशिया पॉन्ड्स में होते हैं, ये भी हमारे क्या करते हैं, जो कि हमारे मतलब जैसे कोई पॉन्ड है तो उसके उस पॉन्ड में क्या करो, एक फिश ला करके छोड़ दो जो कि गैम्बूशिया, वो क्या करती है, मॉस्किटो लार्वा को खा जाती है। उसके साथ ये तो करना चाहिए, बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए, लाइक आई थिंक। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रेल होना चाहिए आपके डिशेज और ड्रेन्स में, जो भी स्वैम्प एरियाज है वहाँ पे। साथ ही साथ आपके डोर्स और विंडोज भी क्या होने चाहिए, क्लोज, या फिर उसको वायर मेश के थ्रू उसको क्या कर सकते हैं, हम मॉस्किटोज की एंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या मैम, तो फिर बाहर ही नहीं निकले? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बाहर निकलो। सबसे अच्छी तो टेक्निक है गैम्बूशिया फिश को छोड़ दो पानी में, मच्छर फिर भी कम तो आएंगे। यस। सो उसके साथ और क्या, तो प्रिकॉशंस हमने और इम्पॉर्टेंट, स्पेशली हमारे क्या कहते हैं, जो भी काफ़ी ज़्यादा जो वेक्टर बॉडी जैसे एडीज मॉस्किटो हो गए, जो डेंगू और चिकनगुनिया करते हैं। डेंगू में हमारे कौन से वायरस से होती है, तो फ्लैवी राइबो वायरस से होती है। और चिकनगुनिया आपकी मतलब उसका तो ये क्या कहते हैं, वेक्टर तो फीमेल एडीज इजिप्टो मॉस्किटो है।
कुछ इसके एडवांसमेंट्स लाए गए हमारे बायोलॉजिकल साइंस में, जैसे कि हमारे इफेक्टिवली इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम कैसे ट्रीट करें। तो कुछ वैक्सीन है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि कुछ किसी बीमारी को कम्प्लीटली पूरे तरीके से जड़ से ख़त्म करते हैं। देखो, किसी बीमारी को अगर जड़ से ख़त्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेडिकेशन। तो उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर देना। जैसे कि डेडली डिजीज़ जो स्मॉल पॉक्स थी, जो कि कौन कर रहा था, वेरियोला वायरस, जो कि डबल स्ट्रैंडेड DNA थे। फिर लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कि पोलियो हो गया, डिप्थीरिया हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गई, तो ये सारे को भी कंट्रोल किया गया है बहुत हद तक एक वैक्सीन का यूज़ करके। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम ये मतलब इसी के बारे में देखेंगे कि कैसे इसको हम बना सकते हैं, कुछ और न्यूअर और सेफर वैक्सीन को बनाने की तरीके, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स भी। नो, आई डोंट थिंक सो कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पहले अगर वैक्सीन बना लोगे ना, तो एंटीबायोटिक्स पर आपको बहुत कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। व्हाट्स माई पॉइंट ऑफ, मे बी मैं गलत हो सकती हूँ, आई एम नॉट टेलिंग कि मैं 100% ऑफ कोर्स सही हो सकती हूँ, बट व्हाट माई पर्सपेक्टिव इज, जो मेरा सोच है। क्योंकि अगर किसी इंसान को अगर वैक्सीन करा दिया जाए, ठीक है, वैक्सीनेशन अगर हो गई है, तो मेरे पास मेमोरी सेल्स है। अगर वो आती भी है ऑर्गेनिज्म, तो उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। उसके अलावा आप फोकस करो ना सर, ड्रग्स को छोड़ो, आप डाइट में मतलब लाइक मेनली क्रॉप्स पे इन्वेस्ट करो, और ह्यूमन के फिजिकल फिटनेस पे मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दैट्स द टू थिंग। अगर आप वो कर रहे हो तो आप हेल्थ को एकदम फॉलो कर रहे हो, लाइक फिजिकली भी फिट हो, सोशली सोसाइटी को आप पहले अच्छा करो, सोशली फिट रहोगे, और इमोशनली भी फिर फिट रहोगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट कि एंटीबायोटिक्स खा लिया तो सब सही हो जाता है, नहीं। एंटीबायोटिक्स खाने के बाद भी तो इंसान इमोशनली स्टेबल नहीं है, फिजिकली स्टेबल नहीं है, तो क्या हेल्थ सही हुई? नहीं सही हुई। मतलब मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे नहीं मालूम सब ऐसा शायद नहीं सोचते होंगे, बट व्हाट आई थिंक, एंड मे बी इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट समथिंग रिगार्डिंग दिस। मैं कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहूँगी टू माई इंडिया। तो जो भी डिस्कवरी होती है आपके एंटीबायोटिक्स की, और कुछ भी और भी अदर ड्रग्स जो होते हैं, वो ईजिली क्या करते हैं, आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। तो वाई डोंट वी इरेडिकेट दिस इन्फेक्शियस डिजीज़? हम क्यों नहीं इस इन्फेक्शियस डिजीज़ को ही इरेडिकेट करते? जब ये डिजीज़ ही नहीं रहेगी, तो हमें ड्रग्स किस चीज़ के लिए चाहिए? नहीं चाहिए। तो यही तो नहीं चाहते ना गवर्नमेंट। दे वॉन्ट डिपेंडेंसी। जितना डिपेंडेंट रहेगा उतना अच्छा है, उसे बांध के आप रख सकते हो। इवन एवरी पर्सन वर्क्स लाइक दिस, इवन द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इसी तरीके से काम करते हैं कि आप उनको पहले डिपेंडेंट बना लो, तो व्हाट दे विल डू, नथिंग। ठीक है, डिजीजेस भी कुछ उसी तरीके के हैं, कोई बात नहीं, होता है। पोलियो आपके कौन करती है? तो डिप्लोकोकस, सॉरी नॉट डिप्लोकोकस, हाँ मैं निमोनिया की बात करी थी। निमोनिया में आपके कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म थे? तो डिप्लोकोकस निमोनिया, आपके उसके साथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी करती है। टेटनस का तो पता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। पोलियो में तो पोलियो वायरस ही होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा जो बॉडी है, हाउ मच वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, कि हम कितने अच्छे दोस्त है। इम्यूनिटी के बारे में ये चीज़ देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे से बेटा MCQs लगाओ, प्रैक्टिस सेट बनाओ। नॉट ओनली फॉर बायोलॉजी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल योर सब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स बनाओगे तभी आप स्कोर एक अच्छे अचीव कर सकते हो। सो प्रैक्टिस इट, मेक इट your day count. Okay, so bye, have a nice day to you, my all the medical aspirants. Enjoy your day.